सो अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी हैज द एबिलिटी टू रेगुलेट जेएफआर व्हिच इज 180 लीटर पर डे फॉर एफिशिएंट यूरिन आउटपुट। ठीक है, हमारी जो किडनी है उसके पास इतनी काबिलियत है कि वो जेएफआर रेगुलेट कर सकता है। कितना? 180 लीटर पर डे। ठीक है, इतना तो जेएफआर बनेगा ही बनेगा दिन में। फाइन, अगर इतना जेएफआर बनेगा तभी जितना यूरिन आउटपुट आना चाहिए उतना आ पाएगा, विच वॉज 1 से 1.5 लीटर पर डे। फाइन, दिस इज अचीव बाय हाइपोथैलेमस, juxtaglomerular apparatus एंड हार्ट। क्या होता है ना, हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जेजे apparatus में कुछ सेल्स होते हैं जो कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और हार्ट से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, जो कंबाइनली जो है वो आपका जेएफआर रेगुलेट करते हैं। फाइन, वो हम आगे देखते हैं। पहला हाइपोथैलेमस, कैसे हाइपोथैलेमस जेएफआर को रेगुलेट करता है? ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है या जब जेएफआर डिक्रीज कर जाता है तो उसकी वजह से एडीएच रिलीज होता है विच इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हुआ, जेएफआर डिक्रीज किया, हाइपोथैलेमस को सिग्नल किया, हाइपोथैलेमस ने एडीएच रिलीज करवाया, न्यूरोफोफाइसिस। फाइन, क्या होता है, अब ये एडीएच जाकर के डीसीटी पे काम करता है विच इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, वहां से क्या होता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाती है। जब वाटर इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट और जो आपका वाटर था वो फिर से रिटेन हो गया। फाइन, दिस इज हाउ द हाइपोथैलेमस रेगुलेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब हम देखेंगे कि juxtaglomerular apparatus क्या होता है और ये कैसे हमारा जो जीएफआर को है रेगुलेट करता है। पहले तो समझो juxtaglomerular apparatus होता क्या है। जहां पे आपके एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी मिलते हैं वहां पे ना एक सिस्टम बन जाता है जिसको हम juxtaglomerular apparatus बोलते हैं, जिसके अंदर एफरेंट आर्ट्रियोल में आपके कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम juxtaglomerular सेल्स बोलते हैं वो। ठीक है, डीसीटी में, डीसीटी की जो एपिथेलियल होती है वहां पे मैक्युलर डेंसा सेल्स होते हैं। ठीक है, वो जिनको हम ऑस्मो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं और बहुत ही स्पेशलाइज सेल्स होते हैं ये। ठीक, इनके बीच में भी एक सेल्स होते हैं, लाइसिस सेल्स बोलते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कराती है, लेकिन मतलब वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो वो मैं नहीं बता रही हूँ। फाइन, तो ये तीनों मिलकर के आपका बनाते हैं juxtaglomerular apparatus। फाइन, अब होता क्या है, जैसे ही आपका यहाँ पे देखो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसेंट्रेशन है वो डीसीटी में कम होता है, तो मैकुलर डेंसा क्या करता है, आपके जीजी सेल्स को ट्रिगर करता है। फिर जेजी सेल्स आपका रिलीज करती है रेनिन, और रेनिन काम करता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह। रेनिन वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जीएफआर भी इंक्रीज हो जाता है। दिस इज हाउ juxtaglomerular apparatus रेगुलेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। फाइन, ठीक, तो जेजी सेल्स रिलीजेस रेनिन, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हार्ट कैसे रेगुलेट कर रहा है जेएफआर को। बेसिकली हार्ट से भी एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं एंटी नाइट्रेटिक फैक्टर विच इज एएनएफ, एंटी फैक्टर। ये कहाँ पे काम करता है आपका, एक्ट कैसे काम करता है, वेजोडाइलेटर की तरह, वेसल्स को डायलेट कर देता है। ठीक है, जब भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे कार्डियक डिजीज होने के भी चांसेस होते हैं, कार्डियक माल फंक्शन हो जाता है, ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि हमें ब्लड प्रेशर को कम करना होता है। तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हार्ट से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम एएनएफ बोलते हैं, एंटी नाइट्रेटिक फैक्टर। वेसोडाइलेटर की तरह काम करता है, तो वेसल्स डायलेट हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। फाइन, अब देखो रास सिस्टम क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, पूरा सिस्टम कैसे काम करता है पहले हम ये समझेंगे थोड़ा बहुत। अभी मैंने पहले बता ही दिया था आपको juxtaglomerular apparatus के बारे में। क्या होता है juxtaglomerular apparatus, फिर से बता देती हूँ। जहाँ पे आपके एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं वहाँ पर ये apparatus फॉर्म होता है। एफरेंट आर्ट्रियोल में आपके जेजी सेल्स होते हैं, ठीक है, और डीसीटी की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वहाँ पे आपके मैकुलर डेंसा सेल्स होते हैं। मैकुलर डेंसा सेल्स जो होते हैं वो आपका वाटर एंड सोडियम का कंसंट्रेशन जो है वो चेक करते हैं कि भैया कितना कंसंट्रेशन है वाटर और सोडियम का आपके डीसीटी में। फाइन, वेन ब्लड प्रेशर डिक्रीज, जब भी आपका बीपी डिक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है जीएफआर भी डिक्रीज हुआ। जीएफआर जब डिक्रीज होता है तो सोडियम एंड वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है डीसीटी में वो बढ़ जाता है।
ये याद रखना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है। ऐसा मतलब बच्चों को लगता है कि डीसीटी में जो वाटर एंड सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गया, नहीं। जब आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है और जीएफआर डिक्रीज करता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सोडियम और वाटर का डीसीटी में वो आपका बढ़ जाता है। अब ये बढ़ा हुआ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मॉलिक्यूलर डेंसर डिटेक्ट कर लेता है, मतलब पता कर लेता है कि भैया डीसीटी में जो है वो सोडियम और वाटर कम हो गया है, ठीक है। अब डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, जीजी सेल्स को ट्रिगर करता है। जीजी सेल्स को बोलता है कि भैया सोडियम एंड वाटर का कंसेंट्रेशन जो है डीसीटी में बढ़ गया है, अब तुम रेनिन को रिलीज करो। तो जीजी सेल्स आपके रेनिन रिलीज करते हैं, फाइन। अब ये रेनिन क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक। अब क्या होता है, ये जो रेनिन है लीवर से आपका एंजियोटेंसिनोजन रिलीज होता है, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है आपका रेनिन। फिर ये जो एंजियोटेंसिन 1 होता है ये प्रीकर्सर प्रोटीन होता है। प्रीकर्सर प्रोटीन का क्या मतलब होता है, इनएक्टिवेटेड प्रोटीन, मतलब ये कोई काम नहीं करता है। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है बाय एसीई एंजाइम। ये क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। क्या होता है बच्चा, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, फाइन। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है ये एक्टिवेटेड प्रोटीन होता है, ये काम करता है। ये क्या करता है, ये आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, मतलब कि एड्रेनल कॉर्टेक्स को बोलता है कि भैया तुम एल्डोस्टेरोन रिलीज करो। अब वो जो एल्डोस्टेरोन होता है वो डीसीटी को कहता है कि तुम भैया सोडियम और वाटर रीअब्सॉर्ब करो, फाइन। तो दिस इज हाउ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, फाइन। अब क्या होता है, अब मान लो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जितना हमको नहीं बढ़ाना था, मतलब जीएफआर से आपका जीएफआर नॉर्मल है उससे ऊपर चला गया, तो क्या होगा, तो आपका यहाँ पे एएनएफ काम करेगा। एएनएफ आपका एंटी नाइट्रेटिक फैक्टर होता है जो बेसिकली आपके जो हार्ट की वॉल्स होते हैं वहां से रिलीज होता है और ये वेसो डायलेटर की तरह काम करता है, वेसल्स को डायलेट करता है, ठीक है। तो फिर से बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो दिस इज हाउ द रास सिस्टम वर्क्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट तुम्हें याद रखना है। एक और चीज है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, जब भी आपकी हाइपोसिक्रेशन हो जाती है, किसकी, एडीएच की, एंटी डायरेटिक हार्मोन की जब हाइपोसिक्रेशन हो जाती है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूरिन आपका रिलीज होने लग जाता है, ठीक है। फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होने लग जाती है, उसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। याद रखना, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। जो भी लोग टी कॉफी और अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं उनको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है, ठीक है। देखो अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की एनसीईआरटी। देखो, द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। किडनी बहुत ही अच्छे से काम करे, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो आपस में हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म बनाते हैं जिससे किडनी बहुत एफिशिएंटली काम करता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं यार, आपका हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, और जे होता है, जे क्या है, जक्स्टाग्लुमेरुलर apparatus, ठीक है, ऑफ किडनी और हार्ट, ठीक। हाइपोथैलेमस से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जे apparatus से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और आपके हार्ट से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो बेसिकली आपके किडनी को एफिशिएंटली काम कराने में हेल्प करते हैं, फाइन। ऑस्मोरिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम में कोई चेंज आता है तो बॉडी के अंदर ऑस्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की चेंज को पता कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। Osmoreceptor in the body are activated by change in body volume, body fluid volume and ionic concentration. बॉडी में कुछ ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर मान लो बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम में कोई चेंज आया, ब्लड वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो गया, या आपका फ्लूइड वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो गया, या आयनिक कंसेंट्रेशन में कोई चेंज आया, तो ये ऑस्मोरिसेप्टर उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, फाइन। एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डायरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेशन फ्रॉम द न्यूरोफोफाइसिस। अब होता क्या है,
मान लो बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकले जा रहा है, बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, ये ऑस्मोरिसेप्टर्स जो है ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने के बाद ये हाइपोथैलेमस को बोलेंगे कि भैया तुम एंटी डायरेटिक हार्मोन निकालो विच इज ADH, ठीक है, या इसको हम वैसोप्रेशन भी बोलते हैं। हम कहते हैं कि भैया एंटी डायरेटिक हार्मोन निकालो, बोलेगा हाइपोथैलेमस को कि ADH निकालो। कहाँ से निकालो? न्यूरोफोफाइसिस से। फाइन, न्यूरोफोफाइसिस अ पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। ADH facilitate water reabsorption from latter part of the tubule thereby preventing diuresis। अब क्या होगा, अब ADH करेगा क्या, ये ADH क्या करेगा, बेसिकली ट्यूब्यूल से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्सॉर्ब कर लेगा, जिससे कि डायरेसिस प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है, एक्सेसिव यूरिनेशन नहीं होगी। An increase in body fluid volume can switch off the osmoreceptor and suppress the ADH release to complete the feedback। अब क्या होगा भाई, ADH ने वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब कर लिया, तो जो बॉडी का ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम है, बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो बढ़ गया। अब बढ़ गया तो जाहिर सी बात है ऑस्मोरेसेप्टर जो होंगे वो स्विच ऑफ हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, और फिर से जो ADH की एक्टिविटी है वो सप्रेस हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो हार्मोनल फीडबैक लूप था वो कंप्लीट हो गया। पहले क्या हुआ, जैसे ही ब्लड में फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ तो ADH एक्टिवेट हो गया, उसने रीअब्सॉर्ब किया, ठीक है, जैसे ही ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल हो गया, ठीक है, जितना होना चाहिए था, तो ऑस्मोरिसेप्टर स्विच ऑफ हो गया, ADH की एक्टिविटी सप्रेस हो गई। फाइन, आगे देखो। ओके, ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। ADH एक तरह का वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर भी है, क्या कहता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से BP बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयरबाय द GFR। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी तो बढ़ जाएगा। अगर ग्लोमेरुलर में ज्यादा ब्लड जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो ग्लोमेरुलर है वो ज्यादा फिल्ट्रेशन भी करेगा, तो जिससे कि GFR भी बढ़ जाएगा। फाइन, आगे देखो। The JGA play a complex regulatory role. A fall in glomerular blood flow, glomerular blood pressure can activate the JG cells to release renin, which convert angiotensinogen in blood to angiotensin first and further to angiotensin second। ये सब मैंने तुमको पढ़ा रखा है, बस मैं एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ NCERT से। देखो यार, जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus होता है जो आपकी किडनी में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, और DCT मिलते हैं, मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, वहीं पर JG apparatus बनता है। हमने पढ़ा था कि जो बेसिकली एफरेंट आर्ट्रियोल होता है वहाँ पे JG सेल्स प्रेजेंट होता है, और DCT में आपके मैकुला डेंसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो होता क्या है, जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम होता है या GFR कम हो जाता है, तो जो JG सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके एफरेंट आर्ट्रियोल में, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, ठीक, रेनिन रिलीज करते हैं। रेनिन क्या करता है, बेसिकली रेनिन एक तरह का हार्मोन है जो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, किसके थ्रू, ACE के थ्रू, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू। अब वो जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये एक्टिवेटेड प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या करता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज कराता है, ठीक, वही लिखा हुआ है। एल्डोस्टेरोन कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम एंड वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब करा लेता है DCT से, ठीक। किसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है एल्डोस्टेरोन, याद रखना सोडियम एंड वाटर की, पोटेशियम की नहीं कराता है। दिस आल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपका GFR भी बढ़ जाएगा। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रीनल एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। फाइन, an increase in blood flow to the artery of the heart can cause the release of arterial natriuretic factor। अगर ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हार्ट में हो जाएगा, ठीक है, हार्ट की आर्टरीज में होगा, आर्टरिया में जाएगा, जिसकी वजह से ANF निकलेगा। क्यों, देखो यार, ज्यादा ब्लड प्रेशर, अगर ज्यादा ब्लड फ्लो हार्ट की वॉल्स के पास जाएगा तो कार्डिक माल फंक्शन होने के चांसेस रखते हैं, बहुत सारे ऑर्गन में डैमेज हो सकता है, क्योंकि हाई BP कैन डैमेज लॉट्स ऑफ ऑर्गन, ठीक है। तो ANF क्या करता है, ANF एक वेजोडाइलेटर की तरह काम करता है, लिखा हुआ है ANF कैन कॉज वेजोडाइलेटर डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयरबाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। अब ANF वेजोडाइलेटर की तरह काम करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ANF मैकेनिज्म देयर फॉर एक्ट एज चेक फॉर द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब देखो ना, ये जो ANF है
वो एंजियोटेंसिन रेनिन एंजियोटेंसिन के अगेंस्ट ही तो काम कर रहा है, अपोजिट काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या करते हैं, वेजोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम कर रहे थे तो बीपी को बढ़ा रहे थे, और एएनएफ क्या कर रहा है, वेजोडायलेटर की तरह काम कर रहा है, बीपी को कम कर रहा है। तो जैसे ही रेनिन एंजियोटेंसिन की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एएनएफ क्या करेगा, उसको कम करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही मिलकर के आपका जीएफआर रेगुलेट करते हैं। ठीक, दिस इज इट। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस के। 2 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में। फाइन। यार देखो, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ता है, काश मेरे पास भी एक डिजिटल बोर्ड होता और मैं स्लाइड्स प्रिपेयर करके लाती एंड तुम लोग को फटाफट से पढ़ा देती, बट सॉरी, आई एम अ hostler and a medical living in a medical college hostel, so and I don't have that much resources, so I have to manage like this. Fine. The question first, which of the following sequence is correct regarding regulation of kidney function? ठीक है, किडनी कैसे काम करती है, कैसे रेगुलेट होती है, उसके लिए आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। फाइन। पहला, एन एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी एक्टिवेट करती है हाइपोथैलेमस को, फिर या ऑस्मोरिसेप्टर, न्यूरोफोफाइसिस। कुछ उल्टा सीधा नहीं लग रहा है। देखो यार, हमने पढ़ा था कि होता क्या है, जैसे ब्लड वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में चेंज आता है, आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज हो जाता है, तो बॉडी के अंदर कुछ ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं, वो सबसे पहले एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, पहले हाइपोथैलेमस दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखो, एन एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी, बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड निकल गया जिसकी वजह से ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। ठीक है, तो यार ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए, सही चीज है यार, ऑस्मोरिसेप्टर सबसे पहले एक्टिवेट होता है, फिर वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे, हाइपोथैलेमस न्यूरोफोफाइसिस को बोलेगा कि भैया तुम एडीएच रिलीज करो, विच इज एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, न्यूरोफोफाइसिस से निकलता है ना, क्योंकि न्यूरोफोफाइसिस में स्टोर होकर के रहता है। ओके, फिर जाहिर सी बात है वो डीसीटी और सीटी की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि वो वाटर इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और डायरेसिस प्रिवेंट हो जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल बढ़िया है। अब तुमको तुम्हारा ऑप्शन मिल गया एग्जाम में, तो तुम्हें और ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं तो मैं तो करूंगी। सी, एन एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी, बॉडी से बहुत सारा फ्लूइड लॉस हुआ, जिसने ऑस्मोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया, जिसने हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया, हाइपोथैलेमस ने न्यूरोफोफाइसिस को बोला कि एडीएच निकालो, ना कि एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन नहीं निकलता है न्यूरोफोफाइसिस से, एल्डोस्टेरॉन आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, जो कि एंजियोटेंसिन सेकंड की वजह से होता है, तो ये तो नहीं होगा। डी ऑप्शन देखो, एन एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी आपका स्टिमुलेट करता है ऑस्मोरिसेप्टर्स। ऑस्मोरिसेप्टर्स पता कर लेते हैं कि भैया बॉडी फ्लूइड के जो बॉडी का फ्लूइड है वो कम हो गया है, तो वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, फिर वो न्यूरोफोफाइसिस को बोलता है ना, एडेनोफोफाइसिस थोड़ा होता है। एडेनोफोफाइसिस न्यूरोफोफाइसिस है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट होते हैं, जो हम एंडोक्राइन ग्लैंड में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सी भी नहीं, डी भी नहीं है, तो हमें तो हमारा ऑप्शन वैसे ही मिल चुका था, बी। क्वेश्चन सेकंड देखो, द फंक्शन ऑफ रेनिन, रेनिन का फंक्शन क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। नहीं भैया, कॉर्पस ल्यूटियम से तो प्रोजेस्टेरॉन वगैरह निकलता है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम फेस का कोई फंक्शन नहीं होता है। वेजोडाइलेशन नहीं, वेजोडाइलेशन किसका काम होता है, एएनएफ का, एंटी नाइट्रेटिक फैक्टर, जो कि हार्ट से निकलता है। नहीं, टू रिड्यूस बीपी, नहीं, बीपी बढ़ाने का काम होता है, इसका कम करने का नहीं होता, क्योंकि ये तो वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है। कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, हाँ ये करता है ये, है ना, एंजियोटेंसिनोजन आपका लीवर से निकलता है, उस पर रेनिन एक्ट करता है, उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड और फोर्थ ये तुम्हारा होमवर्क है, इसके आंसर्स मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे, फिर मैं तुम्हें उसकी सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। ठीक है, तुम्हें पता है ये नीट की जर्नी तुम्हें सिर्फ डॉक्टर नहीं बनाई, ये तुम्हें पेशेंस करना सिखा रही है, तुम्हें हार्ड वर्क करना सिखा रही है, तुम्हें रिजिलियंट बना रही है कि कैसे जब कोई भी मुश्किल वक्त आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें हिम्मत कैसे बनाए रखना है। तो तुम सिर्फ डॉक्टर नहीं बनने वाले हो, तुम एक बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन डॉक्टर और उसका बेहतरीन इंसान भी बनने वाले हो। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, कुछ भी कभी वेस्ट नहीं होता है। With this, I hope you like this video. Give us a thumbs up, press the bell icon and subscribe my channel. And please share my videos to all the NEET aspirants and class 11 students जिन्हें भी ज़रूरत है। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ आजकल पढ़ाने में, like I'm working so much on this. हम NCERT पे डिस्कस कर रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं in every lecture after every topic. So bye bye.